Very good evening to all of you. और सीक्वेंस एंड सीरीज ये अपना एलजेब्रा का नेक्स्ट पोर्शन है। अब आज से आपके बैच हो गए हैं मर्ज और सारे थर्ड बैच वालों को भी ये क्लास अटेंड करनी है अब, ठीक है। और क्लासेस ऑफलाइन शुरू हैं मानकापुर में और इंदौरा ब्रांच में, ठीक है। अल्टरनेट डेज पे टर्न है। आज मानकापुर का टर्न था, कल इंदौरा ब्रांच में मेरी क्लास होगी ऑफलाइन, ठीक है। और जो बच्चे ऑफलाइन करने में कैपेबल नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, उनको परेशानी है, ठीक है, तो सूट नहीं कर रहा है उनको ऑफलाइन का टाइमिंग, तो फिर वो ऑनलाइन इवनिंग में क्लासेस कर सकते हैं। तो आपकी जो सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो अब सारी इवनिंग में रहेंगी और मॉर्निंग में सारा ऑफलाइन सेशन रहेगा, ठीक है। तो अब जैसा मैंने आपको बोला था कि क्योंकि सारे बैच मर्ज कर दिए हैं इसलिए पीछे से कोई लिंक नहीं है, तो कोई भी बच्चा इसमें परेशान बिल्कुल भी ना हो। पिछला यदि कुछ भी, पहली बात तो कोशिश है हमारी कि नहीं आएगा, और कहीं यदि आता भी है तो अपन ने कोशिश यही है कि हम उससे पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करने के बाद ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे। कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं, थोड़ा सा ज्वाइन हो जाएं वो, फिर अपन शुरू करते हैं, वरना फर्स्ट डे मेरी क्लास होगी और पहले दिन इनकी लग जाएगी अच्छे से बात, ठीक है। तो 2 मिनट वेट करेंगे, फिर अपन शुरू करेंगे। आपके मन में कोई सवालों का है कोई गुबार तो आप पूछ सकते हैं अपने सवाल। पुष्पक, वेरी गुड इवनिंग बेटा। अब ये Vivo 1920 कौन है भाई? सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग बेटा। Vivo 1920। चलिए, आई होप आ गए हैं सारे बच्चे। शुरू करते हैं अपन अपनी कहानी, है ना। तो देखिए बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज आज अपन शुरू कर रहे हैं। इसको चैप्टर को प्रोग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और प्रोग्रेशन में बेटा एक प्रोग्रेशन आपने क्लास 10th में पढ़ लिया है जिसको आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते थे, ठीक है। तो आज अपन वही चैप्टर प्रोग्रेशन शुरू कर रहे हैं। और सीक्वेंस एंड सीरीज में जैसा कि सबसे पहला वर्ड बेटा आपका यहाँ पर है वो है सीक्वेंस। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि सीक्वेंस से मतलब क्या है। सर आपका थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश डालिए, ठीक है। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में बहुत डिफरेंस है। आप सीक्वेंस को प्रोग्रेशन, आप प्रोग्रेशन को सीक्वेंस ऐसा नहीं बोल सकते हो। तो क्या होता है सीक्वेंस, पहले आप वो समझिए, ठीक है। डेफिनेशन तो बेटा कहीं भी नहीं आती, लेकिन जब सीक्वेंस लिखा हो तो ये समझ में आना जरूरी है कि सीक्वेंस का मतलब क्या और प्रोग्रेशन का मतलब क्या, तो ये समझना हमको जरूरी है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं सीक्वेंस। तो अब देखिए, मैं आपको कुछ नंबर बोलता हूँ। मैंने बोला 1, 3, 7, 10, 2, 0, -1, 8, 5। अब आप अगला नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि मैं जो आपको नंबर्स बोल रहा हूँ, इन नंबर्स में कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो मैंने नहीं किया, कोई पर्टिकुलर रूल फॉलो नहीं किया। जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं बोल दे रहा हूँ, जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं बोल दे रहा हूँ। मान लो किसी एग्जाम में 20 बच्चे बैठे हैं किसी क्लास में, और 20 बच्चों के और सीरियल नंबर से बैठे हुए बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं। तो मैं सब बच्चों का यदि नंबर पूछूं और बच्चों को मार्क्स 10 में से मिले हैं, तो पहले बच्चे ने बोले 5, दूसरे बच्चे ने बोले 7, तीसरे बच्चे ने बोले 6, चौथे बच्चे ने बोला 8, पांचवा बच्चा क्या बोलेगा आप बता नहीं सकते उसको कितने मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि कोई पर्टिकुलर सर्टेन रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स के अरेंजमेंट को, जब नंबर्स कोई सर्टेन रूल को या पर्टिकुलर फॉर्मूला को, डेफिनाइट ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में आप ये नहीं बता सकते कि कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उन नंबर्स के बाद का अगला नंबर क्या होगा।
आप कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। ठीक है, तो वो अपन डेफिनेशन में यहाँ पर लिख रहे हैं। सीक्वेंस क्या होता है बेटा, तो सीक्वेंस का डेफिनेशन लिखेंगे। सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस is a function whose domain is set of natural number, set of नेचुरल नंबर। तो इस बात को आप समझिए भाई सर, ये फंक्शन क्या है, ये डोमेन क्या है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। तो बेटा प्रकाश ऐसा है कि हम आपको बोल रहे हैं कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि मेरी क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, जो बच्चे ने टेस्ट दिया ना 20 मार्क्स का, वो बच्चे बैठे हुए हैं और मेरे पास ये अटेंडेंस रजिस्टर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 बच्चे हैं मेरी क्लास में। अब जो पहले बच्चे को मैंने खड़ा किया, उस बच्चे ने मेरे को बोला कि सर मेरे को 8 मार्क्स मिले। दूसरे बच्चे ने बोला सर मेरे को 7 मार्क्स मिले। तीसरे बच्चे ने बोला सर मेरे को 4 मार्क्स मिले हैं। चौथे बच्चे ने बोला सर मेरे को 2 ही मार्क्स मिले हैं। पांचवें बच्चे ने बोला सर मेरे को 9 मार्क्स मिले। छठे बच्चे ने बोला मेरे को सर कितना लिख दूं, 6 लिख दूं, चलो 6 मार्क्स मिले। 6 ने बोला। तो अब आप देख रहे हो इन नंबर्स में कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। यदि मेरी क्लास में 7वां बच्चा आया और मैंने उससे मार्क्स पूछा, तो आप बता सकते हो कि उसको मार्क्स कितने मिलेंगे? इनको देख के आप बता ही नहीं सकते। तो ये जो अरेंजमेंट है बेटा नंबर्स का, ये जो मैं लिखूंगा 8 7 4 2 9 6, ये क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। क्योंकि ये जो नंबर है ये पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे, पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन, डोमेन का मतलब फर्स्ट सेट, वो क्या हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो। तो आप सेकंड सेट के नंबर्स को देख के ये नहीं बता सकते कि अगला नंबर क्या आएगा। तो ये जो सेकंड सेट के नंबर लिखे हुए हैं, दे आर कॉल्ड दी सीक्वेंस। ठीक है, तो इसमें अगली बात थोड़ा सा आप और शब्दों में लिखिए, वो ये है इट इज नॉट नेसेसरी दैट, सीक्वेंस का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट the terms of sequence always follow certain rule। ये जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो कोई पर्टिकुलर रूल को या सर्टेन रूल को सेटिस्फाई करते हो, या इनके टर्म्स को फाइंड करने के लिए आप कोई पर्टिकुलर रूल का इस्तेमाल करते हो। इसको अपन बोलेंगे सीक्वेंस। ठीक है, और आगे आप इसमें लिखेंगे एंड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय कॉमास। और जब आपको सीक्वेंस के टर्म्स को कनेक्ट करना होगा तो अपन उनके बीच में कॉमा का साइन लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई नंबर्स का अरेंजमेंट था, और ये जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है ये कई पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये सीक्वेंस के नंबर हुए। और सीक्वेंस के नंबर को हम कनेक्ट किससे कर रहे हैं? कॉमा से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अपन लिखेंगे, कोई सीक्वेंस अपन ने लिखनी है तो अपन लिखेंगे 8 7 फिर क्या लिखा होगा बेटा? 4 फिर लिखा है 2 9 6 एंड सो ऑन। ये कहलाएगा सीक्वेंस। तो बस इतनी सी बात समझिएगा। ये पूरे में केवल और केवल समझने की जरूरत क्या है, जो मन में आ रहा है वो नंबर बोल दिया हमने, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। सीक्वेंस में नंबर कोई रूल को फॉलो ही नहीं करते, जबकि प्रोग्रेशन में ये जरूरी है। प्रोग्रेशन में अपन देख के बता सकते हैं कि अच्छा ये पैटर्न चल रहा है तो अगला वाला क्या हो। यहाँ तो हम कुछ बता ही नहीं सकते। आपके मन में जो नंबर आ रहा है, जैसे आप बच्चे बैठे हो, मैं बोलूं कि भैया एक एक बच्चा नंबर बोलना शुरू करो, एक बोलेगा 2, एक बोलेगा 4, एक बोलेगा 10, एक बोलेगा 6, एक बोलेगा 8, एक बोलेगा 100, एक बोलेगा 50।
अब अगला वाला क्या बोलेगा, आप कुछ नहीं बोल सकते। ये जो नंबर आ रहे हैं इन नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस में कोई रूल फॉलो नहीं होता, सर्टेन रूल फॉलो नहीं होता है। जब ऐसे नंबर्स का अरेंजमेंट आएगा उनको अपन बोलेंगे सीक्वेंस। ठीक है, तो ये पहला वर्ड आई होप आपको क्लियर होगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। सीक्वेंस के बाद नेक्स्ट अपना जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें सीरीज। अब सीरीज क्या होता है, तो जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं, सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स के बीच में यदि आप पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन लगा देते हो तो जो आपको रिलेशन मिलता है, जो आपको प्रोग्रेशन, जो सीरीज मिलेगी उसको अपन सीरीज बोलेंगे। जो भी पर्टिकुलर आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यदि हम इन टर्म्स के बीच में पॉजिटिव का या नेगेटिव साइन से, मतलब कॉमा की जगह पर मैं प्लस या फिर माइनस साइन डाल दूं, तो फिर जो आपको अरेंजमेंट मिलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। तो क्या होता है सीरीज, तो अगली हेडिंग हमारी है सीरीज। सीरीज, सीरीज का मतलब क्या हुआ बेटा, सीरीज का मतलब हुआ व्हेन terms of sequence are connected by positive or negative sign, then expression obtained is called series, is called series. For example, यही वाला ले लेते हैं और अपन ले लेते हैं 8 + 7 + 4 + 2 + 9 + 6 एंड सो ऑन। इसको अपन बोलेंगे सीरीज। तो आप सीक्वेंस में और सीरीज में डिफरेंस करना सीख गए हैं। सीक्वेंस में कुछ भी ऑर्डर में नंबर जब लिखे हो तो उसको सीक्वेंस बोलेंगे, इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन डाल देंगे तो सीरीज बोलेंगे। अब आपने सब जगह प्लस प्लस डाला है, हो सकता है आप ऐसे ही डाल लो 1 + 1 - 1 + 1 - ऐसे भी डाल सकते हो, या आप माइनस 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 भी डाल सकते हो। कैसे भी डाल दो, प्लस होना चाहिए या माइनस, ना तो इंटू आएगा ना डिवीजन आएगा। तो अपन इसको बोलेंगे सीरीज। ये हो गया सीक्वेंस, ये हो गया सीरीज। ठीक है, अब अपनी जो नेक्स्ट थिंग है वो है प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन में तो बिल्कुल निश्चित सी बात है क्या, कि जब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होगा उसमें वो क्या करेगा, एक सर्टेन रूल को, एक पर्टिकुलर रूल को, एक डेफिनाइट ऑर्डर को फॉलो करेगा, तो उसको अपन बोलेंगे प्रोग्रेशन। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है प्रोग्रेशन। किसको अपन प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो अगर नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोग्रेशन। आप इसमें एक चीज और लिख लीजिए। ठीक है, ये तो हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया। ठीक है, जो सीरीज मैंने आपको बताया वो सीरीज को अपन ऐसा समझ सकते हैं कि हमने मान लिया लेट C1, C2, C3 are terms of a sequence, terms of a sequence, then the series is given by expression, क्या हो जाएगा बेटा, C1 इनके बीच में प्लस के साइन डाल दीजिए एंड सो ऑन, इसको अपन बोलेंगे सीरीज। तो ये है बेसिक डिफरेंस सीक्वेंस में और सीरीज में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज नंबर 2 पे अपन प्रोग्रेशन डिस्कस करते हैं। कोई डाउट होगा आपको तो पूछिएगा बेटा। सर प्लीज रिपीट। क्या रिपीट करना है सर सीरीज वाला एक और बार समझा देना ना। बेटा। सीरीज वाले में केवल ये है, सीरीज वाले में सीक्वेंस के जो टर्म्स है ना उनके बीच में आप प्लस 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 का साइन लगा दो, मतलब कॉमा की जगह पर प्लस लगा दो, मतलब टर्म्स को यदि आप पॉजिटिव साइन से कनेक्ट करोगे तो अपन उसको सीरीज बोलेंगे बस। मतलब बेसिक डिफरेंस ये है कि मैं आपको ये बोलूं कि पहचानो कि ये सीक्वेंस लिखा है कि सीरीज, कॉमा के साइन दिखे तो आप बोलना सर सीक्वेंस है, और यदि पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन दिखेगा इस तरीके से तो आप बोलना क्या सर ये सीरीज है। ये फर्क है। ठीक है बेटा, समझ गए अभी। यस सर। चलिए ठीक। तो मूविंग ऑन टू दी सेकंड पेज।
और अब अपन चलते हैं बेटा प्रोग्रेशन पर डिस्कस करते हैं। So our next heading is progression. तो प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है, बट उस सीक्वेंस में जो नंबर्स हैं वो एक सर्टेन रूल को फॉलो करेंगे। पहले मैं रब कर देता हूं पूरा, और फिर मैं आपके साथ प्रोग्रेशन डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलते हैं। तो प्रोग्रेशन, अब अपन डेफिनेशन लिखते हैं प्रोग्रेशन की। तो क्या है प्रोग्रेशन? तो सर प्रोग्रेशन है कि प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस whose terms follow a certain pattern। जब सीक्वेंस के टर्म्स एक पर्टिकुलर पैटर्न को, सर्टेन पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो अपन ऐसे पैटर्न्स ऑफ सीक्वेंस को सीरीज प्रोग्रेशन बोलेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन द टर्म्स आर अरेंज। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स टर्म्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनाइट ऑर्डर। एक पर्टिकुलर ऑर्डर को लेते हुए यदि टर्म्स को अरेंज किया जाएगा, मतलब जो टर्म्स का अरेंजमेंट है वो सर्टेन रूल को या पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करेगा, तो हम ऐसे अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर को क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो अब आप देख रहे हो कि इसके बाद आप जिस नंबर पे भी छोड़ोगे उसका अगला नंबर आप बताने के लिए कैपेबल हो। 1, 3, 5, 7 पे छोड़ा, आप बोलोगे अगला नंबर 9 है। 9 पे छोड़ूंगा, आप लोग बोलोगे 11 है। क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि बेटा ये तो ऑड नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, और ऑड नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं तो इसलिए एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करें। अब आपको कई बारी वो रूल निकालने आता है, और उस रूल को अपन बोलते हैं एनएस टर्म। क्योंकि ये सीक्वेंस है, कौन सा प्रोग्रेशन है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन? हमने 10th में पढ़ लिया था सर, इन दोनों का डिफरेंस अब 2 आ रहा है, इसलिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप अपन इसका रूल भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सर एनएस टर्म भी जानते हैं। एपी में हमने एनएस टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है सर, हम उससे इसका एनएस टर्म बता देंगे। ठीक है, आप बता दोगे, लेकिन मैं कोई ऐसा प्रोग्रेशन दे दूं जो कि एपी नहीं है, तो फिर एनएस टर्म कैसे निकालेंगे? तो फिलहाल मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि अपन अभी पहले तो एक चीज सीख रहे हैं, अपन एपी अभी पढ़े नहीं है, इसलिए अपन केवल ऑब्जर्वेशन से इसका एनएस टर्म या जनरल टर्म निकालना चाह रहे हैं। तो अपन देख रहे हैं कि बेटा ये कौन से नंबर लिखें? ऑड नंबर लिखें। तो सर जैसे हम जानते हैं कि इवन नंबर है 2 है 4, 2, 4, 6, 8। इवन नंबर्स को अपन किससे डिनोट करते हैं? इवन नंबर्स को सर हम 2n से डिनोट करते हैं। तो सर ऑड नंबर्स को किससे डिनोट करेंगे? तो सर ऑड नंबर्स को हम 2n-1 से डिनोट कर देंगे। तो इसलिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो ये आपका दिस इज अ प्रोग्रेशन, इट इज ए प्रोग्रेशन whose nth term is equals to 2n-1। सर n क्या है इसमें? n बेटा n belongs to नेचुरल नंबर, n कोई नेचुरल नंबर। तो इफ यू पुट n का वैल्यू 1 हियर, तो आपको 1 मिल जाएगा। आप n की जगह 2 डालोगे तो 4-1 3 आ जाएगा। आप n की जगह पर 3 डालोगे, 3 2 जा 6-1 5 आ जाएगा। आप n की जगह 4 डालोगे तो 4 2 जा 8-1 7 आ जाएगा। तो ये हमारा वो टर्म हो गया जिससे हम सारे टर्म्स निकाल पाते हैं। इसको अपन बोलेंगे आगे से जनरल टर्म, और या फिर अपन इसको बोल सकते हैं इस प्रोग्रेशन का एनएस टर्म बोलेंगे या फिर जनरल टर्म बोलेंगे। अब ये एपी में निकाला कैसे जाता है उसके लिए अपन आपको फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। फिलहाल दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन। 3 बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। एक होता है सीक्वेंस,
सीक्वेंस का मतलब किसी भी ऑर्डर में नंबर लिख दो तो सीक्वेंस। सीरीज क्या होता है, इनके बीच में प्लस या फिर माइनस साइन डाल दो तो सीरीज बन गया सर। प्रोग्रेशन क्या होता है, जब नंबर्स को हम एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर है इसको अपन बोलते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, एक प्रोग्रेशन मैंने आपको लिखा है और उसका जनरल रूल भी मैंने आपको लिख दिया, Tn 2n-1 होगा यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। इनमें सभी में ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। अब आपने टोटल यहाँ पर जो प्रोग्रेशन है, टोटल 5 टाइप के प्रोग्रेशन आपने पढ़ने हैं। क्लास 11th में 5 टाइप के प्रोग्रेशन है। 10 तक आपने एक ही पढ़ा होगा या फिर 2 पढ़े होंगे, एपी और जीपी, ज्यादा से ज्यादा जीपी। अपन यहाँ पर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली लाइन हमारी है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। एक एक करके अपन उस पर डिस्कशन करेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इसमें। इसके बाद देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। अब अपन ने बेटा सीक्वेंस नहीं पढ़ना है, अपन ने सीक्वेंस नहीं पढ़ना है, अब अपन ने प्रोग्रेशन पढ़ना है, क्योंकि सीक्वेंस में तो कोई डेफिनेट ऑर्डर होता ही नहीं है। अपन प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। एक एक करके पहले मैं सबके नाम लिख रहा हूँ और उसके बाद अपन एक एक करके उन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अपना सबसे पहला जो प्रोग्रेशन है, इट इज फर्स्ट प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको अपन इन शॉर्ट बेटा एपी बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी, कैपिटल ए डॉट कैपिटल पी डॉट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा अपना जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप पढ़ते हो। तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। चौथा है एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और पांचवा है मिसलेनियस। ठीक है, पहले पांचों के नाम लिख देते हैं, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट वन के बाद द सेकंड वन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको अपन जीपी बोलेंगे। द थर्ड वन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको अपन एचपी बोलेंगे। फिर फोर्थ वन है एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको अपन एजीपी बोलेंगे। ऐसा प्रोग्रेशन जो एपी और जीपी दोनों होता है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और लास्ट वन है, अब कोई सीक्वेंस, अब कोई प्रोग्रेशन जो एपी भी ना हो, जीपी भी ना हो, एचपी भी ना हो, एजीपी भी ना हो, उस सब को अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, मिसलेनियस प्रोग्रेशन। मिसलेनियस प्रोग्रेशन, तो ये 5 टाइप के प्रोग्रेशन पढ़ने हैं। ठीक है, एक एक करके इनको मैं डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले अपन यहाँ पर पढ़ेंगे अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग इसमें सब हेडिंग आप डाल देना। अब अपन डिस्कस करेंगे अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी बोले। सो लिख लीजिए इतनी बात। कोई डाउट हो इसमें तो पूछे। डाउट तो कुछ है ही नहीं भाई, कुछ तो लिखा ही नहीं सर अपन ने इसमें। हमने लिखा है कि प्रोग्रेशन क्या होता है, एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करेंगे, प्रोग्रेशन होता है। प्रोग्रेशन में ये रूल आपको पता करना होता है। ठीक है, वो अपन पता करना सीखेंगे। फिर प्रोग्रेशन टोटल 5 टाइप के होते हैं, एपी, जीपी, एचपी, एजीपी और मिसलेनियस। ये सब आपने नाम लिख दिए सर। अब एक एक करके अपन इन पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला प्रोग्रेशन है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किसी प्रोग्रेशन को आप एपी कब बोलेंगे? 10th में हमने पढ़ा था सर, यदि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा, देन प्रोग्रेशन इज सेड टू बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना? तो हाँ, कहाँ पे? तो मैं अगले पेज पे लिखता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। अपन चलते हैं अगले पेज पर, पेज नंबर 3 पर। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट किसी भी समय आएगा, आपको मन में मत रखिएगा, आप पूछ सकते हैं, और यदि पूछना नहीं चाहते तो लिख सकते हैं, लिख भी सकते हो, लिखने का ऑप्शन है अपने पास, है ना? तो पूछ लेना लेकिन बेटा जरूर, क्योंकि जो भी छोटी मोटी क्वेरी है वो यदि क्लियर नहीं होंगी तो फिर वो बढ़ती जाएंगी। और आपका जो पेपर का सोल्यूशन है वो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके पहले आपने, जो मैंने आज बोला भी है बच्चों को मानकापुर में, आज मेरा क्लास था, कि आप पहले उसको अच्छे से एक बार फिर से पेपर सॉल्व कर लें। जो आपने असाइनमेंट का कॉपी बनाया है ना, डेली असाइनमेंट वाला, उसमें अपने इस पेपर को आप सॉल्व करें पूरा, और कल फिर मैं इसके आपको कल परसों में सॉल्यूशन। सर नेक्स्ट टेस्ट टॉपिक, हाँ नेक्स्ट टेस्ट का बेटा टॉपिक यही होगा, प्रोग्रेशन ही आएगा नेक्स्ट टेस्ट में आपको। और एक चीज, क्लास के जस्ट बाद या थोड़ी देर में मैं आपको एक एपीपीएस प्रोग्रेशन का डालूंगा। तो वो एपीपीएस का जो आप है असाइनमेंट की कॉपी में आपको सॉल्व करना है, डेली असाइनमेंट वाला है। ठीक है, तो जो डेली असाइनमेंट के अपन 5-7 क्वेश्चन करते थे, उसमें से आज मैं, सॉरी आज तो नहीं डालूंगा, अपना वेडनेसडे का रहा था, मैं वेडनेसडे डालूंगा। तो एपी पे क्वेश्चन में वेडनेसडे को डालूंगा, और आज के जो अपने डेली असाइनमेंट के क्वेश्चन है एक आध दिन मेरे को दीजिए, फिर अपन उसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो होमवर्क आपके पास रहेगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ आपको देके जाऊंगा। तो अपन चलते हैं अपने थर्ड पेज पर, और बेटा अपनी नेक्स्ट हेडिंग थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन लिख रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डेफिनेशन ये है, लिखते जाओ आप भी साथ साथ। एनी प्रोग्रेशन is said to be an arithmetic progression if difference between two consecutive terms is constant. Difference between two consecutive terms is constant. यदि किसी प्रोग्रेशन में दो लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हो गया दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो यदि कांस्टेंट आता है, तो फिर अपन प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एंड द कांस्टेंट डिफरेंस is called common difference, and is denoted by
and is denoted by small d, और कॉमन डिफरेंस को आगे से अपन स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, सो डेफिनेशन आपने 10th में भी पढ़ा है। कोई प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहलाएगा? जब उस प्रोग्रेशन के कोई भी दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो प्रोग्रेशन को हम एपी बोलेंगे, और इस कांस्टेंट डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस और स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। अब अगली बात इसमें यह है कि यदि if small a is the first term and small d is common difference, यदि स्मॉल a फर्स्ट टर्म हो और स्मॉल d कॉमन डिफरेंस हो, कॉमन डिफरेंस ऑफ an arithmetic progression, then general representation of arithmetic progression is, तो आगे से कभी आपको कोई एपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, कोई एपी लिखना है, तो फर्स्ट टर्म अपन ने क्या लिया बेटा? ए, और अब एपी बनाने के लिए इसमें डी ऐड करते जाएंगे, तो नेक्स्ट टर्म बेटा कितना आएगा? ए प्लस डी। अगला टर्म इसमें कितना आएगा बेटा? ए प्लस 2d, एंड सो ऑन। तो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसी एपी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। एपी इस तरीके से लिखी जाएगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। अब बेटा इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पर ये है आपका फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म बेटा, ये जो है ये है आपका बेटा सेकेंड टर्म। तो अब आप जब सेकेंड टर्म लिख रहे हो तो आप देख रहे हो डी सर का ये दूसरे कोएफिशिएंट। पेज से आपने जो पढ़ाना शुरू किया फिर से पढ़ाओ ना, थोड़ा नेट का इशू था। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि ए फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर देखो, इफ ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, तो एपी को आप किस तरीके से लिखोगे? एपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा बेटा ये, क्या होगा बेटा एपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन? फर्स्ट टर्म क्या ले रहे हैं अपन? ए, और अगला टर्म बनाने के लिए उसमें कॉमन डिफरेंस अपन क्या करेंगे? ऐड। तो पहला टर्म ए, अगला टर्म ए प्लस डी, और अगला बनाने के लिए एक डी और ऐड करेंगे, ए प्लस 2d, और अगला बनाने के लिए एक डी और ऐड करेंगे। तो जब भी आपको कोई एपी लिखनी हो, तो एपी लिखने का, एपी को रिप्रेजेंट करने का जो जनरल तरीका है, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एपी है, वो आगे से ऐसी लिखी जाएगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, डी 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 ऐड होते जाता है बस। और जैसे डी ऐड करोगे तो अगला टर्म मिल जाएगा, और डी ऐड करोगे तो अगला टर्म, और डी ऐड करोगे तो ये मैं लिखा हूं बस, और कुछ नहीं लिखा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ऑब्जर्व करा रहा हूँ कि ये फर्स्ट टर्म है, तो इसमें डी है ही नहीं। यदि फर्स्ट टर्म है तो डी तो आते ही नहीं फर्स्ट टर्म में। सेकेंड टर्म में डी का कोएफिशिएंट कितना आता है? 1। ये कौन सा टर्म है बेटा? ये है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में डी का कोएफिशिएंट देख रहे हो आप कितना है? 2d है। यदि 2. आप इसमें, हाँ, अभी आप इसमें अगला टर्म लिखोगे, ए प्लस 3d लिखोगे, तो ए प्लस 3d ये कौन सा टर्म होगा बेटा? फोर्थ टर्म होगा, और फोर्थ टर्म में डी का कोएफिशिएंट कितना है? 3। तो अब आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो भी टर्म आप लिख रहे हो, फोर्थ लिखा तो डी का कोएफिशिएंट 3, थर्ड टर्म है तो डी का कोएफिशिएंट 2, सेकंड लिखा तो डी का कोएफिशिएंट 1, फर्स्ट लिखा तो डी का कोएफिशिएंट 0। मतलब जो भी टर्म है डी का कोएफिशिएंट उससे कम आता है। देयरफॉर यदि मैं इस प्रोग्रेशन का जनरल टर्म लिखना चाहूं, मतलब nth टर्म लिखना चाहूं, tn, तो tn के लिए बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tn के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा, इस तरीके से आता है ये फॉर्मूला। ये जो 10th में आप पढ़ते थे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, एक्चुअली ये ऐसे बना हुआ है। हम यदि nth, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू राइट किसी प्रोग्रेशन का, मेरे को यदि 10th टर्म निकालने को बोला, तो अपन 10th टर्म बेटा क्या करके निकालेंगे? a प्लस 9d करके निकालेंगे। समझ में आया? जो भी टर्म निकालना है d का कोएफिशिएंट उससे एक कम। जैसे इफ वी हैव टू कैलकुलेट दी 20th टर्म, 20वां टर्म निकालो, तो अपन लिखेंगे a प्लस 19d। आपसे पूछा 100th टर्म निकालो, तो अपन लिखेंगे a प्लस 99d। आपसे बोला है 200वां टर्म निकालो, तो आप लिखोगे a प्लस 199d।
जो टर्म पूछे डी का कोएफिशिएंट उससे एक कम, इसको आप हमेशा याद रखना। 6 टर्म कितना होगा, a प्लस 5d। 4th टर्म कितना होगा, a प्लस 3d। 9th टर्म कितना होगा, a प्लस 8d। एक कम d होता है, एक कम d होता है, इसको याद रखने का है। ठीक है, ये है अपना जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो इस टर्म को अपन आगे से बोलेंगे जनरल टर्म या फिर nth टर्म। दिस टर्म इज नोन एज nth टर्म, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं बेटा, जनरल टर्म। तो दिस इज नोन एज nth टर्म और जनरल टर्म। ठीक है, तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फॉर्मूला। इस पूरे पेज पर 3 बातें केवल लिखी हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखा है यहाँ पर, और फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म लिखा है या फिर जनरल टर्म लिखा है। जनरल टर्म का मतलब वो टर्म जिससे अपन सारे टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है, 3 बातें लिखी हैं। कोई डाउट हो इन तीनों बातों में बेटा तो आप पूछ लीजिए अपना। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन दीज क्वेश्चंस तो आप बिंदास इसको पूछ सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। आप नहीं पूछ रहे इसका मतलब आपको समझ गया। अब अपन एक दो क्वेश्चन इसमें बेटा करेंगे, फिर अपन इसमें आगे चलें ताकि अपन ये बात अच्छी समझ जाए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, आप मेरे को एक दो क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का जो आपने पढ़ा उस पर बेस। The first question is you have to find the 19th term, 19th term of the progression. बताइए कितना होगा आंसर। Be fast. 19th term of this progression. Okay बेटा। कृष्णा चौहान बेटा चेक करो। सर 74। वो ओके ओके, कृष्णा चौहान भी करेक्ट है। ठीक है ठीक है ठीक है, कृष्णा चौहान और पलक सिन्मोरे बोथ आर करेक्ट। वेरी गुड। अंशिका मौदेकर करेक्ट है। बहुत अभी तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये क्या सवाल दिया, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ इसका, है ना। आर्या सी करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। चिन्मयी करेक्ट है, वेरी गुड। तन्मय रंगारी करेक्ट है। तन्मय चंदन खेड़े करेक्ट है। पुष्पक करेक्ट है। पल्लवी करेक्ट है। प्रियल करेक्ट है। भावेश पाटिल करेक्ट। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए, जितना मैं चीखा चिल्लाया कुछ तो फायदा हुआ कि आपका ये आंसर आ गया, है ना। अब मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप कितने मेरी बातों को समझे हैं वो अब मैं देख रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट रख रहा हूँ आपके सामने। चलिए, ओके बेटा, स्टॉप आंसरिंग। भावेश के बाद कामाक्षा करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। तपेश मेश्राम करेक्ट हैं और वैभव निम्बालकर करेक्ट हैं। इन बच्चों ने हमको करेक्ट आंसर भेजा है।
और करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 74। वेरी गुड, प्लीज स्टॉप आंसरिंग। 74 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी ने बहुत अच्छा आंसर किया। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं आया वो देख लें। आप जब कोई प्रोग्रेशन देखते हो तो आप फर्स्ट टर्म देखा करो। कॉमन डिफरेंस कोई भी दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस है, 6 में से 2 गया 4 आ गया। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट दी 19th टर्म बेटा। 19 टर्म के लिए फॉर्मूला a + 18d होगा। तो a का वैल्यू बेटा 2 है और d का वैल्यू 4 है। इट इज 2 + 72 which gives you 74। तो 74 is the correct answer of this question। ठीक है, चलिए वेरी गुड, ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन आप समझिए, फिर से यही लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड 90th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन 2, 6, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का 19th टर्म आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आप बोलोगे यार ये तो इसे में लिखा हुआ है सर, क्या डिफरेंस है। तो अब मैं जो पूछ रहा हूँ वो देखिए। क्वेश्चन ये है फाइंड 19th, पूरा क्वेश्चन वही है, जो की चेंज कर रहा हूँ। फाइंड 19th टर्म, ये मैंने इसमें ऐड किया फ्रॉम द एंड ऑफ दिस प्रोग्रेशन, जो कि खत्म हो रही है 86 पे। करिए, समझ गया आपको क्वेश्चन? भाई वही क्वेश्चन जो आपने बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा। अब मैं चाहता हूँ बिल्कुल ऐसा ही रिस्पॉन्स इस क्वेश्चन के लिए भी आए। क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रोग्रेशन मैंने सेम दी है, टर्म मैं सेम पूछ रहा हूँ, लेकिन अब फर्क ये है कि पहले मैंने पूछा था फ्रॉम द बिगिनिंग, नहीं बोला जाता तो भी आप बिगिनिंग से ही निकालते हो ना। इसमें आपने ये टर्म कौन सा निकाला? बिगिनिंग से ही निकाला। 19th टर्म मैंने आपसे पूछा तो आपने 19th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कैलकुलेट किया। अब इसमें एक सवाल और भी तो पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ बेटा 19 टर्म फ्रॉम दी एंड कितना होगा। तो ये क्वेश्चन में अब मैंने पूछा है यू हैव टू फाइंड दी 19th टर्म फ्रॉम दी एंड ऑफ दिस प्रोग्रेशन। इस प्रोग्रेशन का एंड से 19th टर्म क्या होगा? और आप बेटा जो भी आंसर करोगे ना, उसका एक्सप्लेनेशन मेरे को चाहिए। वैभव, आंसर आपका करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन आप तैयार रखो, मैं आपसे पूछूंगा। वैभव निम्बालकर। दूसरा आंसर कृष्णा चौहान का आया है। तीसरा आंसर पलक पलक मनमोड़े, इनका आया हुआ है, ये भी करेक्ट है। हाँ, व्हाट्सएप पे भेजो तन्मय अपना आंसर। और चिन्मयी बेटा चेक करो आप अपना आंसर, रॉन्ग है। चिन्मयी यू हैव टू चेक योर आंसर। तन्मय व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। 3 बच्चों ने आंसर किया, करेक्ट है उनका। अथर्वा पांडे करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। कामाक्षा करेक्ट है, वेरी गुड। किशोर करेक्ट है, वेरी गुड। देवांशु धोटे करेक्ट नहीं, देवांशु धोटे बेटा चेक करो आप, गलत हो गया। भावेश बेटा चेक करो, रॉन्ग है। तपेश मेश्राम करेक्ट है, वेरी गुड बेटा तपेश।
तनुश्री, तनुश्री बेटा चेक करो। पल्लवी सुशील करेक्ट है। चिन्मयी, चिन्मयी रंगारी करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। आर्या सी करेक्ट है। देवांशु बेटा चेक करो, गलत हो गया। चलिए मैं बताता हूँ। सर 1 मिनट। ओके, अंशिका मौदेकर करेक्ट है, दे रहा है, दुरुस्त है। नहीं बेटा, तन्मय चेक करो अपना आंसर, अभी भी गलत आ रहा है। अच्छा, अपन एक तो करेंगे नहीं कि पहले पूरे टर्म्स लिख लें अपन। भावेश पाटिल बेटा चेक करो। प्रियल प्रसाद करेक्ट है। नहीं बेटा चेक करो, ये 17 आंसर किसका है। नहीं बेटा, ऋतिका बेटा चेक करो। भावेश आप भी चेक करो। चलो मैं बताता हूँ, है ना। तो मैं क्या बोल रहा था, अच्छा एक तरीका तो ये है क्या कि सर अपन सारे टर्म लिख लेते हैं 86 तक, 86 तक सब पूरा टर्म लिख लेते हैं। 2, 6, 10, कितने कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो जो 6, 10, फिर 10 के बाद आएगा 14, फिर आएगा 18, फिर आएगा 22, फिर आएगा 26, फिर आएगा 30, फिर 34, 38, 42, है ना। 86 तक लिख सकते हैं। और फिर सर उसमें अपन 19 टर्म काउंट कर लेंगे एंड से कौन सा है, तो अपना आंसर हो जाएगा। ऐसा कर तो सकते, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैं यदि इसकी जगह पर नंबर ऑफ टर्म, जैसे अभी तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये ऐसे आएंगे, थोड़े से काउंटेबल हैं, 20, 22, 25 टर्म होंगे। लेकिन मैं कोई प्रोग्रेशन दे दूं जिसमें मैं 100 टर्म आपको दे दूं, तो क्या अपन वहां पे 100 टर्म्स लिखते बैठेंगे और फिर वो 100 टर्म्स में अपन पीछे से 20वां टर्म कैलकुलेट करेंगे या 19 टर्म, तो वो बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, तो वो तो नहीं करेंगे, पहली प्रोसीजर हट गई। अब दूसरा तरीका जो एकदम से क्लिक होता है, भाई हमको कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम दी एंड पूछा है, किसी कोई प्रोग्रेशन लिखी एपी, अभी अपन जनरली ये निकाले थे फ्रॉम द बिगिनिंग, अब हमको पूछा है कि एंड से कौन सा टर्म होगा। तो बड़ा सिंपल सा है कि एंड से कोई पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए बेटा अपन क्या करेंगे, ये पूरा प्रोग्रेशन पकड़ेंगे और प्रोग्रेशन को पलट देंगे, पूरा पूरा प्रोग्रेशन पलट देंगे, मतलब लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना देंगे। अब पलटने के बाद अपन 19 टर्म कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो 19 टर्म फ्रॉम द एंड हो जाएगा। लेकिन पलटते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो जाता है और कॉमन डिफरेंस डी की जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस डी हो जाएगा। तो दो जगहों पर, हाँ वेरी गुड, डी की जगह पर माइनस डी हो जाएगा, तो दो जगहों पर बस चेंज आता है। तो जो आपको फॉर्मूला 19th टर्म का फॉर्मूला मैं ये लिखता था, ये जो 19th टर्म अपन लिखते थे a + 18d, एक्चुअली ये 19th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है, ये बी फॉर बिगिनिंग है। लेकिन when we have to calculate the 19th term from the end, तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए सर फॉर्मूला हो जाएगा a की जगह पर l आ जाएगा, मतलब लास्ट टर्म, पलट रहे ना सीरीज, तो a की जगह पर बेटा क्या आ जाएगा, l, l फॉर लास्ट टर्म। और ये जो d है, ये d की जगह पर कितना हो जाएगा, ये d की जगह पर हो जाएगा सर -d, बस इतना चेंज है, ठीक है। तो a + 18d की जगह पर l - 18d आप इतना कर दो, बाकी आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। तो देखिए अब क्या कर रहा हूँ, l मतलब लास्ट टर्म हमको दिया ही है बेटा 86, और 18 टाइम्स कॉमन डिफरेंस कितने का था, 4 का, तो इट इज 18 6
72 and which gives you 14. So 14 is the correct answer of this question. तो बिगिनिंग से ये 74 टर्म था, सॉरी, यदि बिगिनिंग से 19 टर्म पूछेंगे तो 74 आंसर है, बट 18 से सॉरी बट एंड से 19 टर्म पूछेंगे तो 14 आता है. तो 14 इज द करेक्ट आंसर. अब मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ. क्या आप में से कोई मेरे को ये बता सकता, भाई एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है, ठीक है, और आपको यदि मैं फ्रॉम दी एंड पूछूंगा तो मेरे को ये लास्ट टर्म बताना पड़ेगा, लास्ट टर्म बताना पड़ेगा. इसमें मेरे को लास्ट टर्म की गरज नहीं थी, इसमें मैं डायरेक्ट 19 टर्म बता दे रहा था, लेकिन जब मैं फ्रॉम दी एंड पूछूंगा तो मेरे को ये लास्ट टर्म दिया जाएगा. अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सर लास्ट टर्म ना दें तो फिर आपको क्या देना पड़ेगा, फिर मेरे को बताना पड़ेगा कि प्रोग्रेशन में टोटल कितने टर्म्स हैं ताकि अपन लास्ट टर्म निकाल पाए. तो जैसे मैं आपको पूछूंगा फाइंड द 19th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, जबकि इसमें प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म जो है वो 50 टर्म है, 50 टर्म्स है. तो आप बेटा क्या करोगे, सबसे पहले 50 टर्म है ना सर, तो अपन 50th टर्म निकाल लेते हैं. 50 टर्म है तो अपन लास्ट टर्म निकाल लेते हैं. लास्ट टर्म क्या होगा, 50th टर्म. तो लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला तो अपन जानते हैं a+49d, उससे अपन लास्ट टर्म निकाल लेंगे, और जब लास्ट टर्म निकल जाएगा तो फिर ये कैलकुलेशन करेंगे. तो जब मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स दिया होगा तो एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं वो नंबर ऑफ टर्म से लास्ट टर्म निकाल लेता हूँ और फिर मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूँ. या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं सर कि नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो हम ये भी तो पता कर सकते हैं सर कि यदि मेरे को 19th टर्म फ्रॉम दी एंड पूछा है तो मैं ये बता सकता हूं क्या सर कि वो 19th टर्म यदि फ्रॉम दी एंड पूछा है तो वो बिगनिंग से कौन सा टर्म होगा. तो अब मैं आपके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूं कि मान लेते हैं ये प्रोग्रेशन है, सेम यही क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछा हूं कि एंड से 19th टर्म कैलकुलेट करो, तो आप मेरे को बताओ इस प्रोग्रेशन का जो 19th टर्म फ्रॉम दी एंड है वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म, बिगिनिंग से कौन सा टर्म. इसको देख के मत करना कि 14 पता है तो अपन 14 ऐसी कुछ कैलकुलेशन जमाए, इसमें ऐसी कुछ कैलकुलेशन जमाए कि 14 आ जाए. तो अपन फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये तो यहाँ से डायरेक्ट पता ही लग रहा है कि सर फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 6 है, थर्ड टर्म 10 है, फोर्थ टर्म 14 आएगा. अब 14 ही आ रहा है हमारा, तो ये कौन सा टर्म हो गया सर, 14 टर्म हो गया. हो गया कि नहीं हो गया, कौन सा टर्म हो गया ये सर, ये तो फोर्थ टर्म हो गया. तो सर ये प्रोग्रेशन का जो 19 टर्म फ्रॉम दी एंड था ना, ये सर फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होगा, ये फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होगा. लेकिन ये आप ये बेटा कब कर पाए, ये हम तब कर पाए जब हमने पूरा आंसर निकाल लिया, तब हम ये देखे कि 14 बन रहा है. अच्छा तो 14 कौन सा आएगा, 10 के बाद 14 आता है, चौथा टर्म आए. क्या मेरे पास ऐसा कोई डायरेक्ट तरीका है कि मैं डायरेक्ट यहीं पर ये बता दूं कि भाई 19 टर्म फ्रॉम दी एंड है तो बिगिनिंग से फोर्थ टर्म होगा, ऐसा कोई नियम है अपने पास? भाई ये तो उतना सॉल्व करने के बाद पता चला ना. हमारे पास ऐसा कोई नियम है कि 19 टर्म फ्रॉम दी एंड है तो अपन तुरंत बता दें कि सर आपने 19 टर्म फ्रॉम दी एंड पूछा है तो सर बिगिनिंग से तो ये फोर्थ टर्म होगा, तो हम फोर्थ टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा. तो मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ वो फॉर्मूला क्या है कि ये 19 टर्म फ्रॉम दी एंड है तो ये बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा. एक तरीका तो मैं कैलकुलेट करके बता दिया हूं, अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका पूछा हूं. तो बेटा उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं. सर कोई दूसरा क्वेश्चन दे दो. नहीं बेटा क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है. मैं जो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूरे तरीके से मैं क्वेश्चन एक ही पकड़ के चला हूं और इसमें किस किस तरीके से पूछ सकते हैं वो सब आपके साथ डिस्कस करूंगा. एक तरीका ये बताया भाई 19 टर्म आपको क्या पूछ सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग. एक आपसे पूछ सकते हैं कि 19 टर्म फ्रॉम द एंड होगा, उसका एक तरीका मैंने आपको बता दिया. अब मैं आपसे ये एक तरीका जानना चाह रहा हूँ कि जो 19 टर्म फ्रॉम द एंड है वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म हो. नहीं बेटा ये तो nth टर्म का ही फॉर्मूला है, a+n-1d, ये तो nth टर्म का फॉर्मूला है. वैभव क्या लिख रहे हो ये, वैभव क्या लिख रहे हो. चलिए ठीक है, तो ये अब आपके लिए होमवर्क है. आप मेरे को ये बताओ, यही प्रोग्रेशन है, इसमें
आप को मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें आपने इसको देख के बताया कि ये 4th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है, इसको देख के बताया 14 टर्म, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मैं यदि आपको 19th टर्म फ्रॉम द एंड पूछ रहा हूँ इस प्रोग्रेशन में, तो कोई फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट है कि हम बता दें कि सर जो 19th टर्म फ्रॉम द एंड है वो बिगिनिंग से 4th टर्म आएगा, ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन हम बता पाए तो आप वो बताइए। ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। किसी को क्वेश्चन नहीं समझा हो तो पूछ लें, मैं फिर इसको अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। नहीं, ठीक है। तो टेक द स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन आप ट्राई करिए, बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। बाय सर।